हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और इनवर्स फंक्शन क्या था। और फिर हम देखा था कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए वन वन और ऑन टू होना क्यों जरूरी है और वन वन ऑन टू होता क्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना थ्रू द ग्राफ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा इनवर्स को रिकॉल कर लेते हैं। इनवर्स क्या था? इनवर्स क्या था? एक फंक्शन अगर a से b पर डिफाइन है सच दैट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देयर y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y था। ये फंक्शन की डेफिनेशन थी। अगर ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो हमने कहा था एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g कहां से? b से a पर such that for every y belongs to b, for every y belongs to b there exists x belongs to a such that gy is equal to x। ये हमने कहा था। तो हमने कहा था g f का इनवर्स है, यही कहा था हमने। अब इसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लिखते हैं f of gx तो ये हो जाएगा f of gx। अब gx का वैल्यू कितना है? सॉरी, f of gy तो gy का वैल्यू कितना है? x। तो ये हो जाएगा f of x और f of x किसके इक्वल है? y के। आपने y से स्टार्ट किया, y पे एंड किया, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो g of f करते हैं तो ये हो जाएगा g of f of x। f of x बराबर है y के, तो ये हो जाएगा g of y। तो g of y किसके बराबर है? x के। x से स्टार्ट किया था, वापस i पर पहुंचे तो ये i आ गया। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, सेम टू सेम देना। इसलिए गॉफ और फॉग आई होता है। इसको डिटेल में हम चैप्टर 1 में देखेंगे। तो ये केस भी है किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल बोलने का। तो g ऑफ f f ऑफ g इज इक्वल टू, अगर i आता है तब भी हमारे जो फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल होता है। देख लेते हैं f ऑफ gy। पहले g फंक्शन था तो g फंक्शन का आंसर x था, तो gy इज इक्वल टू y आ गया। आपने y पे स्टार्ट किया, y पे खत्म किया, तो जिस फंक्शन से, जिस इनपुट से स्टार्ट किया वही आउटपुट दिया, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फिर g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x का आंसर y है तो g ऑफ y, और gy का आंसर x था। आपने x से स्टार्ट किया, x पे खत्म किया, जिससे स्टार्ट किया उसी पे खत्म किया, तो ऐसा फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई, ये है इनवर्स की कंडीशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनको हमने फंक्शन भी बोला, उनका इनवर्स निकालना कि उनका इनवर्स है क्या, और बाद में उन सबके इनवर्स को क्यूमुलेट करके टेबल बनाएंगे जो आगे फर्दर आपके चैप्टर में वर्क करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक फंक्शन है साइन। आप जानते हैं साइन फंक्शन का डोमेन R और जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है। ठीक है, अब इसको ग्राफ से देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे विजिबल होगा। डोमेन R का मतलब है आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर मतलब रेडियन मेजर में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, सब पे आंसर आएगा। और रेंज का मतलब है -1 to 1 का मतलब है जो भी आउटपुट आएगा वो विद इन द -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल देखते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, 1, -1। और आप अच्छे से जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन था f वो है साइन x। अब ग्राफ देखते हैं। साइन 0 का आंसर हमेशा 0 होता है। साइन 91 और साइन n पाई हमेशा 0 होता है। पाई के हर मल्टीपल पे साइन का आंसर हमेशा 0 आता है। तो पाई पे भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा। साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1 और 5π/2 की वैल्यू होती है +1। 5π/2 का मतलब होता है 2π + π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin π/2 1। और 3π/2 का मतलब है 2π - π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव होता है इसलिए -1। ठीक है, अब साइन 90 पे 1 है और हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन आउट फंक्शन है। तो जब भी नेगेटिव होगा साइन ऑफ नेगेटिव बाहर थ्रो करेगा।
तो अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन माइनस 90 की वैल्यू होगी -1। 180 0 पाई पे 0 है तो माइनस पाई पे 0 होगा। 3π/2 पे -1 है तो नेगेटिव नेगेटिव +1 हो जाएगा। 2π -2π पे अगेन 0। 5π/2 पे +1 है तो -5/2 पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं, ये रफ स्केच है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी, अब देखिए ये फंक्शन है, मुझे इसके इनवर्स की बात करनी है, तो मेरे ख्याल से इसका जो इनवर्स होगा वो होना चाहिए, इसको नाम दिया f, तो साइन इनवर्स का जो इनवर्स होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच में कहां पे जाएगा, r पे। लैंग्वेज तो यही बोलती है कि अगर कोई फंक्शन यहां से यहां पर है तो इनवर्स यहां से यहां पर होना चाहिए, मगर उस पे हमने एक बात कही थी कि इनवर्स तभी पॉसिबल है जब आपका फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू हो। अब ध्यान से देखिए, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ध्यान से देखिए, ऑन टू देखने का तरीका बोला था मैंने कि ऑन टू तब होगा जब को डोमेन के सारे एलिमेंट पेयर अप हो, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फ्री इमेज एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो अब देखने का तरीका क्या था, ग्राफ में देखने का तरीका था, अगर आपकी ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या था, y की हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक x मिलेगा, अगर ऐसा है तो ऑन टू था। और अगर मैं इस ग्राफ को तोड़ दूं, यहां पे तो मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, मगर यहां पे नहीं मिल रहा, तो इस केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं था। तो सिंपल देखें आप, यहां पर ग्राफ के हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको, हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको x मिल रहा है, ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है। इसका मतलब है ग्राफ में y की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, ये y के कोरस्पॉन्डिंग आपको x मिलेगा, हर y के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक x मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन श्योरली ये फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब जो मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं उसमें एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि मेरा फंक्शन ऑन टू है। अब बात आती है 1 1 की। 1 1 देखने का तरीका था कि दो डिफरेंट इनपुट के आउटपुट हमेशा डिफरेंट आएंगे। अगर दो डिफरेंट इनपुट के आउटपुट सेम आ रहे हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं था। उसका मतलब x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए हाइट ऑफ द फंक्शन कभी सेम नहीं आएगी। तो देखिए सेम आ रही है, इस पे देखिए ये सब वैल्यूज पे आंसर सेम आ रहे हैं। और एक तरीका बताया था ग्राफिकली कि आप पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। उसका रीजन ये दिया था कि यहाँ पर हाइट और यहाँ पर हाइट सेम है, x की दो डिफरेंट वैल्यू है मगर दोनों पे आउटपुट सेम आ रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर ये 1 1 है कि नहीं है। देखिए एक तो दिखी गई, इन सब पॉइंट्स पे आंसर सेम है, ये सब पॉइंट्स अलग हैं। और देखिए मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखिए 1 सेम आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन 1 1 को फुलफिल नहीं कर रहा। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो देखिए इन सब पे पॉइंट्स पे आंसर सेम आ रहा है, इन सब पे आंसर सेम आ रहा है, इन सब पे आंसर सेम आ रहा है। जब सब पे आंसर सेम आ रहा है तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं तो क्या होगा, मैनी टू 1 होगा। अगर मैनी टू 1 है तो मेरे ख्याल से इस इनवर्स की बात मैं नहीं कर सकता। जब मैं इस इनवर्स की बात नहीं कर सकता तो मैं इनवर्स को नहीं बना सकता। तो मैं जब इनवर्स को नहीं बना सकता, मुझे टॉपिक की नीड है कि मुझे इनवर्स बनाना ही है, तो मुझे अपने फंक्शन को, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, मुझे अपने फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा। तो मुझे अपने आप को 1 1 बनाना पड़ेगा, तो जो इसकी पूरी डोमेन है ऑल रियल नंबर, उस पर तो कभी नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना दायरा, अपनी डोमेन को छोटा करना पड़ेगा। हमें इसके बीच में ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर ग्राफ अपने आप को रिपीट ना करे, जहां पर दो एरिया ढूंढने हैं जहां पर ग्राफ की हाइट सेम ना आए। देखते हैं
देखिए एक तो अगर आप यहां से यहां देखते हैं -π/2 से +π/2, देखिए ऊपर हाफ, ऊपर का हाफ, नीचे का, इन दो इसके बीच में ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं है यहां से लेकर यहां तक जिसमें ग्राफ की हाइट रिपीट हो रही हो, सब अलग पॉइंट्स हैं। तो एक बोल सकता हूं -π/2 से +π/2। ये देखिए इस -π/2 से +π/2 में ग्राफ की हाइट किसी भी दो पॉइंट पे सेम नहीं है। आप बोल सकते हैं और भी है, देखिए और π/2 से 3π/2, देखिए π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 में भी हाइट सेम नहीं है। आप बोल सकते हैं 3π/2 से 5π/2, यहां पे भी ग्राफ में किन्हीं भी इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक किसी भी दो पॉइंट पर ग्राफ की हाइट सेम नहीं है। आप बोल सकते हैं ये भी है, देखिए -3π/2 से अगर मैं देखूं -π/2 के बीच में, इसमें भी आधा ऊपर का आधा नीचे का, तो यहां पर भी हाइट सेम नहीं है। और अब देखिए -5π/2 से 3π/2, यहां पर भी किसी भी -5/2 से यहां पर ऊपर नीचे है और यहां पर एक्सिस के ऊपर है, तो ये 5 आगे ऐसे इनफिनिट आते जाएंगे क्योंकि ऑल रियल नंबर है। तो हम सब पे तो नहीं ले सकते, सब पे ले सकते हैं आप, मगर हमने कन्वेंशन बना ली कि हम जो प्रेफर करेंगे वो इस एक्सिस के बिल्कुल क्लोज प्रेफर करेंगे। तो हमने जो प्रेफर किया, हम यहां पे ले सकते हैं -π/2 से +π/2। आप π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 भी ले सकते हैं। आप इन पांचों में से कोई भी ले सकते हैं, मगर जनरली जो हम लेंगे वो इस 0,0 के नियर बाय लेंगे, ठीक है। उस जो 0/0 के नियर बाय जो ब्रांच होगी, ये जो वैल्यू है इसको हमने ब्रांच बोल दिया। ब्रांच का मतलब पूरा था, उसमें से कुछ पर्टिकुलर ले लिया। अब देखिए -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन 1 भी हो गया और -π/2 से +π/2 के बीच में फंक्शन ऑन टू तो पहले से था। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं अपने साइन फंक्शन को r से ना ले जाके -π/2 से +π/2 से यहां पे लेके जाऊंगा तो मेरा फंक्शन 1 भी होगा और मेरा फंक्शन ऑन टू भी होगा, ठीक है। जब फंक्शन 1 और ऑन टू है तो मैं इनवर्स की बात कर सकता हूं। तो देखते हैं अभी, तो ये जो है इंटरवल है -π/2 से +π/2, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। ये ब्रांच तो सारी है इसकी, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये सारी ब्रांच है। हमने इसको प्रेफर किया तो इस ब्रांच को बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। और इस ब्रांच के अंदर जो वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। क्लियर, ठीक है। ग्राफ हुआ, ग्राफ देखा हमने कि 1 ऑन टू नहीं था तो मैंने उसको 1 ऑन टू बनाया। 1 ऑन टू बनाने 1 बनाते वक्त मैंने देखा कि कुछ ब्रांचेस आ रही हैं जहां पर फंक्शन 1 हो रहा है, तो उसमें से मैंने एक ब्रांच को उठाया और उस ब्रांच को नाम बोल दिया प्रिंसिपल ब्रांच। अगर वो प्रिंसिपल ब्रांच है तो उस ब्रांच में जो वैल्यूज होंगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। ये था हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ। अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच को ही लोकेट करूं यहां पे, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच को, तो प्रिंसिपल ब्रांच होगी 0 π/2 -π/2 और ये कुछ परफेक्ट ऐसी शेप होगी, है ना ग्राफ की। क्योंकि π/2 पे आंसर कितना होता है 1, तो ये पॉइंट हो गया 0,1 और यहाँ पे पॉइंट होता है 0,-1। ये हो गया आपका y = sin x का ग्राफ, ठीक है। तो अगर मुझे इन्वर्स करना था तो फंक्शन कहां से डिफाइन होगा, sin x डिफाइन होगा, sin x फंक्शन डिफाइन होगा -π/2 से +π/2 और कहां तक जाएगा, सॉरी ये जाएगा -1 से 1 में। अब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल डोमेन है। ये मैंने इसलिए बनाया सो दैट माय फंक्शन sin x बिकम 1 and on 2, ठीक है। तो एक अब ये 1 on 2 बन गया। क्यों बना 1 on 2? क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच में साइन की वैल्यू किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट पे सेम नहीं आ रही है। ऑन टू इसलिए बना कि कॉरेस्पॉन्डिंग हर y के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक x मिलता जाएगा, फंक्शन ऑन टू है। तब मैं बोल सकता हूं कि g फंक्शन डिफाइन करेगा साइन इनवर्स x फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2 such that sin inverse of x is equal to
थीटा। अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो मैं बोल सकता हूं एक्स कितना होगा, साइन थीटा। ठीक है, ये है साइन एक्स का ग्राफ। अब इसी ग्राफ के बेसिस पर मैं इसके इनवर्स का ग्राफ भी बना सकता हूं। अब इसके इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल है। अगर आपको नोटबुक में आपने ग्राफ बनाया है तो अगर आप इनवर्स का ग्राफ बनाना है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। आप देखेंगे फंक्शन में यहां पर एफ फंक्शन में -π/2 से एक्स एक्सिस पर था, आउटपुट -1 से 1 के बीच में था। इनवर्स फंक्शन में -1 और 1 आपका इनपुट हो जाएगा और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। तो अगर आप अपनी नोटबुक को, ऐसे नोटबुक है, और अगर आप इसको सिंपली अपनी नोटबुक को ऐसे की जगह ऐसे देखेंगे तो ये इसके इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। अब इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। कोई भी फंक्शन जो होते हैं, अब आपको इसका ग्राफ, अगर इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है, एक मिनट, अगर आपको इसका इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा -1, 0, यहां पर आएगा 0, 1, यहां पर आएगा 0, π/2 और यहां पर आएगा 0, -π/2। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, कोई भी ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ हमेशा लाइन y = x, ये लाइन है y = x, हमेशा किसी भी ग्राफ का इनवर्स लाइन y = x में अपने ग्राफ का मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज का मतलब, अगर कोई ग्राफ, अगर ये sin x का ग्राफ है तो इसका जो इनवर्स बनेगा वो इस ग्राफ का मिरर इमेज होगा। आप जानते हैं मिरर इमेज कैसे बनती, तो हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। देखिए, अब आप देखिए साइन फंक्शन ऐसे था तो इमेज कैसे बनेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये आपकी लाइन है y = x, ये लाइन जा रही है आपकी, ये यहां पर है, ये आपका y = sin x का ग्राफ है, तो जो इसका इनवर्स होगा वो कुछ इस शेप में जाएगा, बिल्कुल इसके उल्टा। तो इनवर्स का ग्राफ हमेशा उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लाइन y = x को बनाइए। जब आप लाइन y = x को बनाएंगे उसमें उस ग्राफ की मिरर इमेज देख लीजिए। मिरर इमेज देखेंगे तो आपको इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। जब आपको इनवर्स का ग्राफ मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, अगर आपको, आप कॉपी में कर रहे हैं तो बड़े आराम से, ये आपका y = x है, सॉरी, ये y = sin x का ग्राफ है। ठीक है, मैंने बोला ये लाइन बना दीजिए आप y = x, इस लाइन को मिरर मान लीजिए। इस लाइन को जब आप मिरर मानेंगे तो इस चीज की इमेज कैसे दिखेगी, जो अभी इनवर्ट थी वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, और यहाँ है तो ये यहाँ हो जाएगी। ये है आपका साइन इनवर्स। ये इस तरीके से आप इसके इनवर्स का ग्राफ भी देख सकते हो। क्लियर, हमने ग्राफ देखा। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स उसके ग्राफ से ही समझ पाएंगे, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चंस आएंगे तो जब तक ग्राफ क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर है। अब एक छोटी सी बात इसके बाद, अब देखिए हमने एक बात लिखी, अब देखते हैं। आपको याद होगा मैंने क्लास शुरू होते ही बोला था g(f) और f(g), कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की थी और आई बोला था। देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x और साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x कब होगा, इस पे बाउंडेशन क्या लगेंगी। साइन फंक्शन कहां से स्टार्ट है, साइन फंक्शन स्टार्ट था -π/2 से π/2। पहले आपने अंदर साइन फंक्शन है तो आप जो x की वैल्यू दोगे वो -π/2 से +π/2 के बीच में दोगे, तो आउटपुट आएगा -1 से 1 के बीच में। फिर इस पे कौन काम करेगा, इस पे इनवर्स काम करेगा। इनवर्स काम करेगा तो वापस क्या देगा, x। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का आंसर x सिर्फ तभी आएगा जब x की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। और साइन ऑफ साइन इनवर्स ये फर्स्ट फंक्शन है, x की वैल्यू कहां से लेगा, यहां से लेगा। तो ये सिर्फ तभी होगी जब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। अगर ऐसा है तो साइन फंक्शन
इन्वर्टिबल है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये जो प्रिंसिपल डोमेन और रेंज है, ये आपको प्रिंसिपल ब्रांच हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि साइन इनवर्स का आंसर, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर एक्स तभी आएगा जब -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमें अपने डोमेन को वापस छोटा करना पड़ेगा। एज्यूम अगर आपके पास क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, आप बताइए साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है? साइन का वैल्यू 1/2 होता है 30 पे मेरे ख्याल से, तो साइन ऑफ π/6। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स तभी होगा जब ये -90 से -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर ये नहीं होगा तो नहीं आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर? अभी मेरा मेन फोकस है कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ से इनवर्स निकालना सिखा दूं। तो ये आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से कि ये प्रिंसिपल ब्रांच आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। जब आप एक दो बार ग्राफ से बना लेंगे तो लर्न नहीं करना, वो आपके ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन के बाद। तो साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच आप लेंगे वो -π/2 से +π/2 के बीच में लेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है आपका कॉस। तो अगर आपका फंक्शन देखें कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपका जो फर्स्ट फंक्शन है कॉस एक्स, उसकी जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर है, और जो आउटपुट आता है उसका आउटपुट भी -1 से 1 के बीच में ही आता है। देखते हैं कि इसका ग्राफ। स्टैंडर्ड लेते हैं वैल्यू π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, या फिर एट द लास्ट 3π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2 और लास्ट में -3π। ठीक है? अब cos nπ का वैल्यू होता है -1 की पावर n, और cos 2n + 1 π/2 होता है ऑलवेज इक्वल टू 0। π/2 के ऑड मल्टीपल पे cos का आंसर हमेशा 0 होता है, और cos ऑफ -θ होता है, आप जानते हैं अच्छे से, cos θ, क्योंकि cos इवन फंक्शन है तो वो अपना नेगेटिव साइन सिंपल भाषा में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं cos 0 बेटा 1, cos 0 होता है आपका 1, cos 90 होता है आपका ऑड मल्टीपल है 0, 180 कितना होगा -1 की पावर 1, cos फिर से 0, cos 2π फिर से 1 -1 की पावर 2 फिर से 0 और -1 की पावर 3 -1। अब देखिए cos ऑफ -θ होता है cos θ, तो cos π/2 0, तो ये भी 0 होगा, -π -1 होगा, -3π/2 0 होगा, -2π 1 होगा, -5/2 0 होगा, -3π -1 होगा। तो अगर आप इसके ग्राफ को कंटिन्यू करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है? ये ग्राफ है आपका किसका? f ऑफ x इज इक्वल टू cos x का आपका ग्राफ है। अब देखिए अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं तो फिर से मैं बोलता हूं कि इसका इनवर्स होना चाहिए -1 to 1 से लेकर कहां पे? r पे। ये इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर पाएगा, आप जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या काम करेगा? cos ने इनपुट यहां से यहां पर दिया, इनवर्स यहां से वापस यहां पर दे देगा, मगर ये इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका फंक्शन क्या रहेगा? 1 1 और ऑन टू रहेगा। देखते हैं ऑन टू है कि नहीं है। अब ग्राफ को ध्यान से देखिए कि कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा। ग्राफ में y की हर वैल्यू के लिए आप कोई भी कोऑर्डिनेट लीजिए x, y की हर वैल्यू के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग x मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन श्योर ऑन टू है, इसका मतलब शायद इनवर्स बन सकता है। अब क्या ये फंक्शन 1 1 है? फिर से देखिए 1 1 का मतलब था कि दो डिफरेंट इनपुट के
आउटपुट हमेशा डिफरेंट आएंगे। अगर दो डिफरेंट इनपुट के आउटपुट सेम आते हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। देखिए इनपुट का मतलब है x की डिफरेंट वैल्यू के लिए ग्राफ की हाइट सेम नहीं आएगी। देखो सेम आ रही है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये तो मैग्नीट्यूड 1 फंक्शन है। और देखिए लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स पे काट रही है। लाइन का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे देखिए हाइट सेम है, इस पे देखिए हाइट सेम है, इस पे देखिए हाइट सेम है, सब पे हाइट सेम आ रही है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आउटपुट सेम आ रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कहीं से भी 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो 1 1 को बनाना पड़ेगा, अपने अपना जो दायरा था उसे कम करना पड़ेगा। अब वो कैसे कम होगा देखते हैं। अब देखिए कहां पर ग्राफ की हाइट रिपीट नहीं हो रही है। देखिए अगर मैं देखूं ध्यान से 0 से पाई के बीच में, देखिए 0 से पाई बाय 2 में एक्सिस के ऊपर है और पाई बाय 2 से पाई में एक्सिस के नीचे है, तो कहीं सेम नहीं, कहीं रिपीट नहीं हो रहा। तो एक बोल सकते हैं 0 से पाई, और देखिए पाई से 2 पाई। आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल, देखिए कहीं पर दो पॉइंट पर कट नहीं कर रही, इसका मतलब ऑन टू है। आप 2 पाई से 3 पाई देखिए कहीं सेम नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं पाई से 2 पाई भी है और 2 पाई से 3 पाई भी है। यहां देखेंगे तो देखिए 0 से माइनस पाई, 0 से माइनस पाई बाय 2 में ऊपर है, बाद में नीचे है, तो रिपीट होने का कोई चांस है नहीं। तो माइनस पाई से 0, माइनस पाई से माइनस 2 पाई देखिए कहीं माइनस 2 पाई से माइनस पाई, और माइनस 3 पाई से माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई ये रहा आपका, और माइनस 2 पाई ये रहा। देखिए कहीं रिपीट नहीं कर रहा, कहीं लाइन ड्रॉ करने पे पैरेलल इसके बीच में डबल रिपीट पॉइंट को नहीं काट रहा। इसका मतलब फंक्शन यहां पर भी 1 1 है। तो 6 ब्रांच आ गई। आप 6 में से कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, हर ब्रांच के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर आएंगे, मगर हम वो ब्रांच रेफर करेंगे जो इसके क्लोज होगा। तो इसके क्लोज सबसे ब्रांच है, हम इस ब्रांच को लेंगे, तो इस ब्रांच को बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच, और इस ब्रांच के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर्स होंगे उनको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। तो हम जो प्रिंसिपल ब्रांच ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 0 to पाई। इट मींस हमें अपने फंक्शन को 1 1 on 2 बनाने के लिए, इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें अपने फंक्शन को cos x को क्या करना पड़ेगा, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, हमें उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 0 से पाई से कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक। अब ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया है, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गया है, तो इसका इन्वर्टिबल भी एग्जिस्ट करता है। तो अब ये फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो इसका मतलब एक फंक्शन बनेगा जी -1 से 1 कहां पे जाएगा वो फंक्शन, 0 to पाई में, सच दैट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू cos थीटा भी हो जाएगा। वो कैसे होगा, सिंपल सा है। अब इसी को देखते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos x का आंसर x, और साइन और cos ऑफ cos इनवर्स x का आंसर x कब आएगा। देखिए पहला फंक्शन क्या है, cos x, ये कहां से इनपुट ले रहा है, 0 से पाई में। इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ cos x, ये पहले इनपुट लेगा 0 से पाई में, कुछ नंबर देगा, फिर इनवर्स लगेगा, तो आंसर 0 से पाई के बीच में आएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट सिर्फ तभी आएगा जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। और cos ऑफ cos इनवर्स x, पहले cos इनवर्स x है, ये वैल्यू उठाएगा -1 से 1 के बीच में, तो इसका आंसर सिर्फ तभी आएगा जब x लाइज बिटवीन -1 to 1। अब देखिए ना, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मैंने दोनों साइड cos फंक्शन लगाया, cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में है। तो ऐसे हमारा इनवर्स फंक्शन